नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़ रखी है। सब्जी, फल, तेल, बिजली सब महंगी है और हाल फिलहाल महंगाई से राहत की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस महंगाई की आग में घी डालने का काम हुआ है आरबीआई के नए फैसले से, जिसमें रेपो रेट में 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब पर ब्याज दर बढ़ जाएगी और इसकी मार भी आम आदमी की जेब पर पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यह सब एक रणनीति के तहत हुआ? क्योंकि 31 मार्च 2022 तक देश में सबसे कम ब्याज दरों पर लोन मिल रहा था और मैक्सिमम लोगों ने लिया भी। कम ब्याज दरों की वजह से देश में मध्यम वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक ने लोन लिया, वो चाहे उद्योग के लिए लिया गया हो, अपने मकान के लिए लिया गया हो या फिर वाहन के लिए। लेकिन सोचिए, जिन्होंने इस साल लोन लिया वो 2-4 महीनों के बाद ही खुद को ठगा सा महसूस करेंगे, क्योंकि जिन्होंने 30 लाख तक का भी लोन लिया होगा और ब्याज दर अगर 6.75% फ्लेक्सिबल रही होगी तो उनको 700 से 800 रुपए अब हर माह अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद भी ब्याज दर स्थिर रहेंगी, ये गारंटी कोई नहीं लेता। तो क्या वर्तमान स्थिति में आम आदमी इस महंगाई के बोझ के बीच में अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी झेल पाएगा? और क्या इससे बड़ा सवाल, इस जोर में इसको टाला जा सकता था? हालांकि आरबीआई कह रही है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन कंट्रोल कितने महीने में होगी और इसका आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा? आज बात इसी मुद्दे पर, क्योंकि हर कोई कह रहा है जोर का झटका धीरे से दिया गया है। लेकिन भारत के अंदर रेपो रेट में जो बढ़ोतरी की गई है उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ी सी राहत हमें मिली है, क्योंकि अमेरिका में 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा 21 देश ऐसे हैं जहां 50 या इससे ज्यादा बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों के अंदर रेपो रेट में की गई है। तो क्या हम ये माने कि हम खुशनसीब हैं कि हमारे यहां सिर्फ 40 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की गई, या फिर हम ये डर के साथ जिए कि आने वाले वक्त में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। बीजेपी नेता सुनील भार्गव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सीएल यादव जी हमारे साथ हैं, महिला उद्यमी मेघा गुप्ता हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री प्रदीप पारिक जी हमारे साथ हैं। प्रदीप पारिक जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, क्या इसको वक्त की नजाकत कहें, जरूरत कहें, या आम आदमी पर उस बोझ की तरह कहें जो महंगाई और बेरोजगारी के बीच में वैसे ही पिस रहा था और अब ईएमआई का अतिरिक्त बोझ भी उसे झेलना पड़ेगा? सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इससे मुद्रास्फीति की दर कम होगी, क्योंकि पहले जो ब्याज की दर कम थी उससे लोगों ने लोन लिया, लोन लेने से मार्केट में डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने पर रेट्स ज़्यादा बढ़ गई। ये मुख्य कारण रहा। अब इसमें ये जो कम करेंगे, ब्याज की दर बढ़ने पर लोग लोन कम लेंगे और जिन्होंने लोन लिया है उनके ऊपर भार ज़रूर पड़ेगा कि उन्होंने पहले सस्ती दर पर लोन ले लिया और अब उनको ज़्यादा किस्त देनी पड़ेंगी। पहले की यदि किस्त की रेट ज़्यादा होगी या फिर किस्त के आवर्स जो उनके टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। सर, टाइमिंग बढ़ाने का खतरा तो मुझे नहीं लगता कोई लेगा, क्योंकि एक बार ये करके देख लिया है। 3 महीने के लिए जिन्होंने ईएमआई को आगे सस्पेंड कराया था उनको अब 20 साल तक अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है हर महीने। हाँ, तो फिर इनको जो ईएमआई की आ रही है अभी, उसमें 700-800 रुपये का इजाफा हो जाएगा जिसने 30 लाख तक का लोन लिया होगा। जी हाँ। और आपको लगता है वर्तमान स्थिति में जब पेट्रोल पर आदमी खर्च कर रहा है, गैस पर खर्च कर रहा है, फल सब्जी इतनी महंगी है, तेल इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, ये एक अतिरिक्त मार नहीं जो अचानक से पड़ी है, क्या इसको टाला जा सकता था? नहीं, टाला तो जा सकता था, लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये रेपो रेट बढ़ानी पड़ती है। जी, ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का कि ऐसा करना पड़ता है। सुनील भार्गव जी, सर क्या आप मुझे बता पाएंगे कि पिछले 2-3 साल में वो चीजें जो सस्ती हुई हों
क्योंकि कहा गया था कि जब बीजेपी आएगी तो हर सपने को पूरा कर देगी, और वहां से सपना ही बना हुआ है कि कुछ चीजें सस्ती मिल जाएं। देखिए, इस सारे को जो भी आज की परिस्थिति है, इसको अपने को पिछले 3 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जी, 3 वर्ष पेंडेमिक के थे, आर्थिक आपातकाल के जैसे थे। पिछले 3 महीने से रूस और यूक्रेन का युद्ध है, और उसके कारण से दुनिया भर में हर वस्तु की कीमत बढ़ी है। भारत ने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत रखा। आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा आंदोलन चला, जिससे हम खुद बनाने लगे और हम विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहे। जी, इस कारण से हमारे यहाँ फिर भी एक बहुत बड़ी राहत रही, और उस राहत के रहते हुए भी क्योंकि संवेदनशील सरकार है, उसको लगता था कि महंगाई आम वस्तुओं की बढ़ी है। आपने ठीक कहा, जी, बहुत सारी वस्तुओं की बढ़ी है। तो ये सोचना कि उन सब चीज़ों की अगर कीमतें घटें, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, बैंकों की कॉस्ट बढ़ेगी, लोन कम होंगे, तो डिमांड कम होगी, और एसेंशियली रेपो रेट बढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि डिमांड को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जी। तो ये व्यापक रूप से महंगाई को कम करने वाला है। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं होम लोन की, खाएगा, आप जो बात कह रहे हैं जेब में पैसा कम होगा, जेब में पैसा है कहां सर? आप ऐसा है? बताइए, देश का बेरोजगारी का आंकड़ा आज का क्या है सर? बीपीएल में हिंदुस्तान विश्व स्तर पर कहां खड़ा हुआ है सर? जब इन आंकड़ों को देखेंगे तो वैसे ही लगेगा कि पैसा है ही नहीं। देखिए, ऊपर से जिस आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा है उसको आप ऐसे निकाल लेंगे। आप एक सामान्य आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान या दुनिया अभी सामान्य आर्थिक स्थिति के दौर में नहीं है। दुनिया के हर देश में महंगाई की मार है, और ये एक वास्तविकता है, और ये यूक्रेन युद्ध ने इसको और बढ़ाया है। तो आपको व्यापक रूप से देखना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या रहे। जी, क्या यूक्रेन तेल पर ही तो असर मान क्या हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जो इंटरेस्ट की रेट कम की गई, हिंदुस्तान में विशेष रूप से, क्या उसके कारण से महंगाई बढ़ी? आपको कई चीजें देखनी पड़ेंगी। आप केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते इसमें। जब मेरा तो एक ही दृष्टिकोण है, और वो है कॉमन मैन का। हाँ, तो मैं तो सिर्फ आम आदमी के दर्द को समझता हूं। आप इस बात को समझिए कि एक कॉमन मैन को चीजें सस्ती मिले केवल और केवल इसलिए किया गया है। जी, तो सर ये भी बता दीजिए कि क्या कल से या परसों से या 1 महीने के अंदर चीजें सस्ती हो जाएंगी, या इसके लिए 2 साल इंतजार करें? सस्ती होंगी, और आप ये मानिए कि ये जो रेट जिस दिन इम्पैक्ट में आने लगेंगी, क्योंकि ये कोई एक दिन का तो खेल है नहीं कि यहां से बटन दबाया और वहां से बिजली चालू है। लेकिन अगर आपको योजना बनानी पड़ती है तो देश में वो योजना बनानी पड़ती है जिससे इम्पैक्ट बनना चालू होता है। आम आदमी की जेब पर तो बटन की तरह ही असर होगा। आज अगर ये झटका दिया गया है सर, आम आदमी की जेब पर तो बटन की तरह ही असर होगा सर। अगली EMI बढ़कर आ जाएगी। महंगाई कब तक कंट्रोल होगी इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। ये गारंटी मैं दे देता हूं कि अगली EMI बढ़कर आएगी। आप इसका केवल एक पहलू देख रहे हैं। EMI कल से बढ़कर नहीं आने वाली है जी। लोन के 2 प्रोसेस हैं, एक फिक्स्ड लोन है और एक फ्लेक्सी लोन है जी। अगर आपने ये ऑप्ट किया है कि मैं फ्लेक्सी लोन लूंगा, ये मानते हुए कि दरें घटेंगी, इसलिए आपने फ्लेक्सी लिया। अगर आप ये मान के फिक्स्ड लोन लेते कि साहब दरें बढ़ेंगी, तो आपकी कोई EMI नहीं बढ़ती। तो आपने फिक्स्ड लोन लिया है या फ्लेक्सी लोन लिया है, आपका उस समय आंकलन क्या था जी, देश भर में क्या आंकलन रहा होगा, इस बात पर लोन लिए जाते हैं। लोन की दोनों रेट हो सकती है। वाकई में आम आदमी इतना समझता है। अगर फ्लेक्सी लोन लिया है जिस दर पर मिल जाएगा बाद में आएगी वो। अगर फ्लेक्सी लोन लिया है तो महीने भर में बढ़ के आएगी, और अगर फिक्स लोन लिया है तो बढ़ेगी नहीं। जी नहीं सर, इतने डॉक्यूमेंट कौन पढ़ता है सर? वो तो ये देखता है किस रेट पर मिल रहा है, वो सिग्नेचर करता है, लोन उसको मिल जाता है। मैं भी आंकड़ा देख रहा था, 80% के आसपास लोगों ने बीते 2 साल में फ्लेक्सी के तहत लोन लिया है। अब उन्होंने लिया है या बैंक ने उन्हें दिया है, ये तो कोई अश्योर नहीं कर पाएगा। CL यादव जी, मैं आपको CL यादव जी, क्या इस महंगाई के दौर में एक और मार आम आदमी पर पड़ रही है? जहां वो राहत की उम्मीद कर रहा था कि चलिए आप कम से कम पेट्रोल डीजल पर कम नहीं कर पा रहे, वादा पूरा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम चीजों को बढ़ाइए नहीं, चीजों को मुश्किल मत कीजिए। और अगर गणित यही कहता है अर्थशास्त्र का कि जेब के अंदर जो पैसे उनको अंदर खींच लिया जाए, आदमी की जेब में पैसा छोड़ा ही ना जाए, वो कुछ खरीद नहीं पाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, तो ये गणित मेरी समझ से बाहर है सर।
इस बेरहम सरकार से आप राहत की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए पिछले 8 साल में इस सरकार के क्या एजेंडा है। गरीब को मारना है, गरीब को लूटना है और हमारे दो को फ़ायदा पहुंचाना है। आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। 2014 में पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 56 पैसे जी, आज है 27 रुपये सर। आज तो मैं बात कर रहा हूँ रेपो रेट की, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसलिए आपसे कर रहा हूँ आप क्योंकि महंगाई की आप बात जब ये कहते हैं कि 70 साल 65 साल 60 साल हमारी सरकार रही है, तो सरकार चलाने का अनुभव होगा ना सर। तो क्या ये रेपो रेट को टाला जा सकता था? क्या इस बोझ को आम आदमी पर पड़ने से रोका जा सकता था? आप बात सुनेंगे जी। भाई, इस सरकार का मेन उद्देश्य है कि गरीब को कैसे कमज़ोर किया जाए, गरीब का पैसा कैसे निकाला जाए, गरीब के पॉकेट में पैसा बचा नहीं है। आपने अभी आंकड़े देखे होंगे महंगाई के और कंज्यूमशन के, कि कंज्यूमशन लगातार घट रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। रिटेल महंगाई 7% के आसपास चल रही है। एक की सरप्राइज़ है कि थोक महंगाई 13% 14% चल रही है और रिटेल महंगाई के आंकड़े आते हैं 7% 6.5%। एक अजूबा नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर वार कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। रेपो रेट और सर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन तमाम ट्विटर पर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सर कोई जरूरी नहीं है कि ये कांग्रेस के प्रदर्शन से, ये आम आदमी का, शादी समारोह में कांग्रेस के तमाम नेता दिखाई देते हैं, आम आदमी का आंदोलन दिखाई नहीं देते हैं। आम आदमी का आंदोलन है, ये आम आदमी की जेब के कट रही है इससे। और विपक्ष की भूमिका सरकार भूल जाए। विपक्ष की भूमिका निभा रही है जहां जरूरत है, लेकिन सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सरकार को पब्लिक का मैंडेट मिला हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी होती है उसके नागरिकों के प्रति, उसके जो दायित्व है उसको समझना चाहिए। दायित्व जो मैंडेट मिला है जनता को लूटने के लिए नहीं मिला हुआ है। यादव जी, मैं सवाल कर रहा हूं कि आज एक शादी समारोह कराइए सर, एक कराइए, तमाम नेता मिलेंगे, और एक आंदोलन कराइए, वो तमाम नेता नहीं मिलेंगे। सब मिलेंगे सर। ऐसा क्यों? सब मिलेंगे, सब चल रहे हैं। ये आपके मीडिया में नहीं दिख रहा क्योंकि मीडिया मैनेज है। बहुत अच्छी, इसलिए नहीं दिख रहा। मैनेज किया सर? आपको जनता की परवाह नहीं है। ये प्रोग्राम किसके लिए हो रहा है सर? ये किसके खिलाफ हो रहा है? हेडलाइंस मैनेज करने के लिए हो रहा है। हेडलाइंस मैनेज करने के लिए हो रहा है। किसको मैनेज करने? हेडलाइंस मैनेज करने के लिए हो रहा है। आप जनता की बातें कहां उठा रहे हैं? आप क्यों नहीं पेट्रोल के ऊपर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं डीजल के ऊपर? मेरे पहले शब्द से मैंने कहा कि मैं सिर्फ कॉमन मैन के लिए इस प्रोग्राम को कर रहा हूं। रेपो रेट और सीआरआर से सिर्फ लोन ही महंगे नहीं होंगे सर। चश्मा हटा हुआ है, चश्मा हटाइए तो आप हटाइए, चश्मा हटा हुआ है। आप रेपो रेट सीआरआर से सिर्फ बैंक लोन ही महंगे नहीं हो रहे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। काम कीजिएगा, फर्स्ट इंडिया का यूट्यूब चैनल या फिर हमारे बैंक में मेरे को जरूरत नहीं है उसके, जाना चाहिए, पब्लिक को दिखाइए, आप जाना चाहिए, पब्लिक को दिखाइए, सर पब्लिक तो देखती है प्रोग्राम, आपको जाना चाहिए जनता के हित और ये देखिएगा पिछले 6 महीने के प्रोग्राम, जवाब तो देना पड़ेगा कि जनता से जुड़े कितने प्रोग्राम हुए हैं। जनता को दिखाइए। ये बहुत आसान है कहना कि आप मैनेज हो चुके हैं। आप इतना सर मैं एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो निभाएंगे नहीं, सारी जिम्मेदारी उठा के मीडिया पे डाल देंगे। आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही? कौन से मुद्दे नहीं उठा रहे? आपके पिछले 2 महीने में कवरेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही। जनता से जुड़े हुए हैं, कैसे कह दिया? आपने कैसे कह दिया कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही, इश्यू नहीं रेज कर रही? आपके मीडिया में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही, गरीब की आवाज नहीं बन रही। आपने कैसे कह दिया ये बात? खुद आए हैं यहाँ जनता से रिलेटेड, मेरा आज ये कोई 5वां या 6वां यहाँ पर है, बातें कर रहे हैं, बाकी चीजें तो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है उसकी बातें नहीं कर रहे जी। कौन करेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है ना कि जिस दिन आप आएंगे उस दिन मैं सारे मुद्दों पर एक साथ बात करूंगा। मैंने पेट्रोल डीजल पर पिछले 6 महीने में कम से कम 20 प्रोग्राम किए हैं। मैंने महंगाई पर मैंने कम से कम 15 प्रोग्राम किए हैं सर। आप जिस दिन आएंगे उस दिन मैं वो प्रोग्राम करूँ, ये जरूरी नहीं है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। विषय पर आना चाहिए जो हमें। निगाह जिस तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, क्या उससे एमएसएमई सेक्टर पर जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने सोचा कि चलिए नए रोजगार को क्रिएट करते हैं क्योंकि इस वक्त ब्याज दरें कम है, जेब से पैसा कम जाएगा, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं? क्योंकि वो तो अपने उद्योग को खड़ा ही करना चाहते हैं और अचानक से महीने के अंदर 1000-2000 का अतिरिक्त भार उनके ऊपर पड़ गया। पेट्रोल डीजल बाकी महंगाई की मार उनके ऊपर वैसे ही पड़ रही है।
विजेंद्र जी, वैसे भी अगर हम देखा जाए तो जो हमने ये 2 साल से गवर्नमेंट बोले जा रही है कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमें एक बहुत ही स्मॉल मतलब एक अच्छे इंटरेस्ट पे हमें लोन मिले सारे, हमें होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन। अब वो एक साथ आप ये मानिए जैसे अगर किसी का 6.7% लोन है, आज वो सीधे 7.1% पे आ गया है। तो हमारा तो जो घर का बजट है, हमारा जो बिजनेस चलाने का बजट है, स्पेशली अगर हम एंटरप्रेन्योर्स देखें जो 2 साल में इतने ज्यादा खड़े हुए हैं, जिनको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी एक कि हम मैनेज्ड इकोनॉमी रखें, इन्फ्लेशन तब कंट्रोल करें ना जब एक्चुअली इस इकोनॉमी में पैसा उतना फ्लो करे। आप आम आदमी पर या आप मिडिल क्लास पर ही मारे जा रहे तो उससे इकोनॉमी कैसे कंट्रोल होगी? फर्स्टली। सेकेंडली, जब हमारा होम बजट बनता है तो हमारे पर्सनल लोन्स, हमारे ऑटो लोन्स, हमारे होम लोन्स, सबका सपना होता है एक घर खुद का हो, और स्पेशली एक मिडिल क्लास जो 2 साल से इतना ज्यादा EMI पे लेता है, और हर कोई EMI पे लेता है। डेफिनेटली EMI पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं और वो उसी पे ले पाता है, और प्लस जो थोड़ा सा बचता है वो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी थोड़ा सा एक सेफ ऑप्शन दिखता है। वो सब अगर गवर्नमेंट हमसे ले लेगी सीधे एक साथ 40 बेसिक पॉइंट्स इज अ वेरी बिग पॉइंट फॉर एन मतलब एक हमारे आम आदमी की पॉकेट पे तो बहुत बड़ी मार है। हम लोग जितना भी होम बजट्स मैनेज करने की कोशिश करें, और इसके ऊपर जो हमारे गवर्नर साहब है, RBI गवर्नर साहब ये बताते हैं कि ये तो सिर्फ चालू हुआ है, तो ये तो हमें एक वैसे ही थोड़ा सा मतलब एक आतंकित कर रहे हैं कि ये तो अभी सिर्फ 40 बेसिक पॉइंट से चालू हुआ है, ये 5.15 मतलब 5.15% तक जा सकता है साल के एंड पर। उन्होंने कि ये भी स्टेटमेंट दिया है। तो हम तो जो लोन्स ले चुके हैं, मतलब नहीं लेंगे वो एक डेफिनेटली है, पर जो ले चुके हैं उसका हम क्या करें? वहां हम कहां जाएं जो हमारे बिजनेसेस हैं जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था? सर सवाल यही है, क्योंकि शशिकांत जी ने साथ में ये भी कहा कि ये अभी और बढ़ सकता है, 2023 तक ये और बढ़ सकता है। इसका मतलब मैं मानकर ही चल रहा हूं कि हो सकता है कि 7.5 या 7.70 के आसपास तक चला जाएगा। इसका मतलब जो EMI है नहीं जाएगा सर, अभी कह रहे इतना नहीं जाएगा। बोलिए। देखिए, उन्होंने जो बोला है, अगर आपने पढ़ा हो तो उन्होंने ये बोला है अभी ये बढ़ाया गया है और ये 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है अगले उसमें, यानी 40 को जोड़कर या इनके अतिरिक्त 0.35 और बढ़ सकता है। ठीक है। अब आप इसको पूरा समझिए इकोनॉमिक के परिप्रेक्ष्य में। गरीबों की योजनाएं अलग चल रही हैं, उनके लिए डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं, उनके लिए अलग से हाउसिंग है, उनके लिए अनाज की व्यवस्था है, यानी गरीब सेक्टर जो है उसके लिए विशेष योजनाएं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब मिडिल क्लास, सुनिए एक मिनट सुनिए, पूरी चीज सुन लीजिए। अब आया आपका जो बिजनेस क्लास, अब बिजनेस क्लास, जो मिडिल क्लास को मैं आखिरी मिलूंगा, ठीक है। एक बिजनेस क्लास है जो मिडिल एंटरप्रेनर है या MSME सेक्टर में आता है, ठीक है, और एक बड़ा एंटरप्रेनर है। बड़े एंटरप्रेनर कभी भी फ्लेक्सी लोन्स लेते ही नहीं है सर, उनको वैसे भी छोड़ देते हैं, उनको वैसे भी बेवकूफ कर देते हैं बाद में सर। आप इकोनॉमिक्स को पूरी तरह समझिए, मैं केवल ये जनरल बात नहीं कर रहा हूं। तो बड़े सेक्टर को फर्क नहीं पड़ा, गरीब को फर्क नहीं पड़ा। स्टार्टअप आज हमारे देश में पिछले 3 साल में इतने समृद्ध हुए हैं, जो स्टार्टअप 10-11 हजार थे आज लाखों की संख्या में है। आज हम एक यूनिकॉर्न एक सप्ताह में बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दर है, और दुनिया के 3रे नंबर के हम यूनिकॉर्न बनाने वाले हैं। ये कोई केवल इसलिए नहीं हुआ है कि किसी की पॉकेट से रुपया खींचना है जी। इस पे एक ये अब आप इसके परिप्रेक्ष्य को समझिए। अब नहीं, अगर हम बजट बना रहे हैं, हम रेट करें तो वो हम 1 लाख MSMEs को नहीं हमें एक लार्जर क्रंच देखना चाहिए ना। उस सेक्टर पे जो हर व्याधि की मार सहता है, आज जो महंगाई बढ़ रही है आम वस्तुओं की, रेपो रेट का उसके पे फर्क नहीं है, बल्कि उसको कम करने का उसका ध्येय है जी। और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, और ये टूल जो है ये दुनिया भर में इस्तेमाल किया गया है, हम तो उसमें बहुत नीचे के स्तर पर हैं, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को खुद आत्मनिर्भर बना लिया है। और अगर हमने आत्मनिर्भर बनाया है तो दुनिया में जो नहीं सर, लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना सुनील भार्गव जी कि जो विकसित देश हैं, जिनके साथ हम अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो विकसित देश हैं, वहां जो ब्याज दर होती है वो 1 से 2% के आसपास होती है। देखिए, वहां पर 4 से 5%, 6%, 7% नहीं होती है। हिस्टोरिकली फंड जो है, ऐसा नहीं है कि सब विकसित देशों में जो है ना ब्याज दर 1.5%, 2%, 3% है जी। हिंदुस्तान में भी अगर आप फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं, हमारे यूनिकॉर्न्स लेना,
हमारे स्टार्टअप्स लेना, फॉरेन करेंसी लोन अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है जी, वो 2-2.5% पे अवेलेबल है। पर क्या सर, हम कितने क्या यूनिकॉर्न्स बन क्या रहे हैं? हम मैं अभी इसीलिए कह रहा हूं कि क्या हम करेंसी फ्लक्चुएशन की मार को सहेंगे? इसलिए हम अपने आत्मनिर्भर और रुपी में ट्रांजैक्शन हम अधिक से अधिक देशों से कर सकें, हम इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम बाकी सर सब मुझे चीजों तो को ये कंट्रोल बताइए, कर रहे आम हैं, आदमी को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? आम आदमी को मेरा राहत फिर वही सवाल है, बिल्कुल मिलेगी आम आदमी को राहत। कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी सर? क्योंकि इससे महंगाई घटेगी, कब हर तक वस्तु सर? की कब महंगाई तक? घटेगी। कब तक अब सर? कब तक की बात तो सर महीने ये तो भर- 14 में कहा गया था, बताइए 22 में जी रहे हैं। देखिए आप 14 की बात कर रहे हैं तो 14 से तो घटे हैं, और फिर आपके पेंडेमिक चलिए आया आप है। गिनाइए सर, आप आपने- गिनाइए किस किस चीज के दाम बढ़ गए, आप घट गए हैं सर, GDP बताइए। आप अगर GDP घटी है। अपने जीवन के पिछले 3 साल खुद जी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सारा उन्मुक्त ठीक है, थे। कोरोना के ऊपर फोड़ दो, हम अपनी सर, जिम्मेदारियों से तभी सारे तो- बच जाओ। सुनील भार्गव कोई जी, जिम्मेदारी मत लो कि हमारी ऐसा गलत है, नीतियों के सुनील कारण से भार्गव, इकोनॉमी को आज डेंट लगा। जिंदगी को ऐसे ही सिर्फ समझने की कोरोना जरूरत है। कोरोना बाकी कोरोना बात के को कारण आगे से बढ़ा रहा इकोनॉमी हूं। खत्म हो गई। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सुनील भार्गव जी, आज जो कोरोना राजस्थान है में उसने सबसे ज्यादा- आदमियों को बेरोजगार किया है। जो राजस्थान में कोरोना है, सबसे ज्यादा आप इनकम जानते हैं बढ़ी है, कितना- पर कितना कैपिटा परसेंट इनकम है सर सबसे कि ज्यादा PF बढ़ी है का पैसा राजस्थान निकालने में। पर लोग अरे मजबूर हो गए। हिमांशु जी, 80% लोगों ने PF का पैसा निकाल दिया सर, राजस्थान का वो इतने अग्रणी मजबूर है। हुए। पेट्रोल की दर सबसे ज्यादा, रेट ऑफ टैक्स सबसे ज्यादा, कौन सा टैक्सी रेट ज्यादा है? 28%। अब वो आप एमपी से कंपैरिजन दुनिया में करिए कहीं नहीं ना, है। एमपी से कंपैरिजन और करिए ना, अगर- भोपाल का अगर- पेट्रोल अगर हम- देखिए, अगर हम- जयपुर का पेट्रोल हम देखिए, यहाँ एमपी से बैठकर कंपैरिजन बात कर करिए ना, रहे हैं कौन कि सी ज्यादा है? महंगाई किसके कारण बढ़ क्यों रही है? झूठे आंकड़े देते हो? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? क्यों सर, झूठे but आंकड़े दे रहे हो? policies ऐसा कौन से है, यूनिकॉर्न यादव जी, ये पिछले सबको मालूम पड़ एक रहा है। महीने में सीएल कितने यादव जी, यूनिकॉर्न बने? सीएल यूनिकॉर्न की यादव। बातें हो रही है। सीएल यादव जी, जी। चलिए ये सवाल तो मैं भी कर लेता हूं आपसे, अगर आप बात करेंगे महंगाई की, जी। इलेक्ट्रिसिटी आज सबसे ज्यादा महंगी कहाँ है? कहाँ पर है? आप कंपैरिजन में। कीजिए मैं आपसे ना, पूछ रहा हूँ ये सर, आप मानेंगे बताइए नहीं, ना। ये मानेंगे नहीं। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, बताइए बाकी ना स्टेट कहाँ में। है? गुजरात को देखिए ना, महाराष्ट्र को देखते हैं, आप जब बताइए ना ब्लैकआउट सर, की कहाँ? पोजीशन है। देखिए ना, जी। रेलवे रैक्स अवेलेबल नहीं करवा पा रही। जो रेलवे आत्मनिर्भर था, कोयले की कमी नहीं आ रही बेरोजगारी थी। राजस्थान में कितनी है? प्रधानमंत्री जी सर, 2000 राजस्थान में बेरोजगारी दर अरे क्या है? साहब मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं तो 2000 सीधे सवाल कर मैं रहा हूं आ सर, रहा हूँ ना बताइए आपकी मुझे बात आप। पे, बेरोजगारी में भी आ रहा हूँ ना। 2017 में कहते हैं कि बिजली सरप्लस बिजली हमारे देश में, आज ब्लैकआउट की नौबत आ गई। क्यों हुआ? गलत नीतियों के कारण से। आप कहते हो केसलेस मैं इकोनॉमी सब प्रोग्राम बनाएंगे, कर चुका हूं क्योंकि सर। हमने केसलेस कोयले में इकोनॉमी घोटाला बनाएंगे, किया। क्या मैं हुआ? सारे आंकड़े दे आप चुका कहते हूं, सारे प्रोग्राम में कर चुका हूं सर। यूनिकॉर्न कितने मैं आपसे यूनिकॉर्न पूछ बने रहा हूं ना पिछले एक महीने सर, में? क्या कांग्रेस बतौर विपक्ष आम आदमी के बीच में आकर खड़ी होगी कि महंगाई से खड़े हैं ना हम तो। राहत दीजिए? खड़े हैं ना, जिनको खड़े नहीं हैं। दिख आप जिनको नहीं दिख संतुष्ट हैं रहा सर, जिस उनको तरीके से चश्मा कांग्रेस बदलना काम कर रही है? पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे कांग्रेस पूछ रहा आम हूं सर, आदमी मैं के बात साथ खत्म खड़ी है, करता हूं। कांग्रेस आम आदमी के साथ सीएल खड़ी है, यादव जी, जिनको आप नहीं दिखाई संतुष्ट दे हैं रहा कांग्रेस उनको जिस चश्मा तरीके से बदलना काम कर पड़ेगा। रही है बतौर विपक्ष? आप संतुष्ट हैं किससे? बतौर विपक्ष कांग्रेस जिस तरीके से आम आदमी के साथ मिलकर हाँ, आपके संतुष्ट हिसाब है। से खड़ी हो रही है? और आप हम- संतुष्ट हैं? हम पूरे आप साथ संतुष्ट हैं ना जनता के सर? साथ, हाँ चलिए, संतुष्ट है, ठीक पूरी जनता ठीक के सर। साथ है। आपका संतुष्ट पूरे होना जनता के ज्यादा मुद्दे जरूरी उठा है रहे सर, हैं, क्योंकि जनता लोगों को संतुष्ट नहीं है। जिनको नहीं दिखाई दे प्रदीप रही पारीक जी, कांग्रेस, उनको चश्मा बदलना प्रदीप पड़ेगा। पारीक जी, क्या वाकई में इससे आने वाले 1 या 2 महीने में महंगाई को कंट्रोल होते हम देख सकते हैं सर, या इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इससे महंगाई कंट्रोल में देख सकते हैं 1-2 7 साल में महीने में। कंट्रोल नहीं हुई, आज क्या कंट्रोल होगी रेपो रेट से? जब आपकी नीति फंडामेंटली क्या पोजीशन है? मार्केट में मनी फ्लो कम होगा जी, तो लोगों की डिमांड अपने आप कम होगी। प्रोडक्शन नहीं है, गेहूं का लेकिन सर, प्रोडक्शन 10% घट गया किसकी- आपका। मैं जानना चाह रहा हूं प्रदीप जी, किसका मनी फ्लो कम होगा? आदमी सब्जी खरीदेगा ही खरीदेगा, फल खरीदेगा ही खरीदेगा, अगर उसको वाहन चलाना है पेट्रोल खरीदेगा ही खरीदेगा सर। वो क्या कर सकता है? कहां से फ्लो कम होगा सर? आप शायद, मुझे लग रहा है, इंडस्ट्री और बाकी चीजों की बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं सर। नहीं, बड़ी मैं चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। कॉमन मैन की जरूरत की चीजों की बात कर रहा हूं, बैंक से लेते हैं जिस पर बाहर पड़ रहा है। बाकी का तो जब हम बैंक से लोन लेते इसमें हैं, से कॉमन मैन नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को। बैंक से जब लोन लेंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब लोन कम लेंगे लोग। सर मेरी बात सुनिए ना सर, लोन जो जिसने होम जो लोन गाड़ी- लिया, मेरी बात सुनिए सर, होम लोन किसी ने अय्याशी के लिए नहीं लिया है, उसका बैंक से सीधा प्रॉपर्टी के पास चला गया, उसकी जेब में कुछ नहीं आया, उसकी जेब में जो चीज आई वो है ईएमआई, और ईएमआई पर पैसा बढ़ गया है। अब मुझे बताइए कहां से फ्लो आया? वो एक ने वाहन पर लोन लिया, सीधा गया उसकी कंपनी में, उसके पास आई ईएमआई, जिन्होंने- ईएमआई पर रेट बढ़ गया है सर। जरा बताइए कहां से आया पैसा उसके जिन्होंने पास? पहले लोन ले लिया उनके ऊपर तो इसका कोई असर नहीं, उनके ऊपर तो ये होगा कि असर जितना तो नेगेटिव हो गया ना सर उनके उन पर। लिए नेगेटिव है। लेकिन जो अब लोन लेना चाहते हैं वो लोन कम हो जाएगा।
दूसरा अच्छा, आप इंडस्ट्री ये कह रहे हैं कि अब डिमांड कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि लोन की दरें बढ़ा दी। विजेंद्र जी इस सिस्टम का गैर जिम्मेदारापन की बात करता हूँ। 29 अप्रैल 2022 को आरबीआई की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, और आरबीआई कहता है कि ये इनपुट जो भी है ये एक्सपर्ट्स के इनपुट है, आरबीआई इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये आरबीआई ने रिटर्न में प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है। तो इनके गैर जिम्मेदारापन सरकार का, सिस्टम का आप देख सकते हैं। आपके पास हम लेस केस इकोनॉमी की बातें करते हैं। नोटबंदी का मेन मुद्दा था सब सिस्टम में केस ज़्यादा हो गया, 17.97 लाख करोड़ थी, 65 महीने में केस बढ़ करके हो गया 30.77 लाख करोड़ रुपए। हम सिर्फ बातें करते हैं, हमारा सिस्टम क्या है। आरबीआई बात करता है रिपोर्ट में कि प्राइस स्टेबिलिटी रखेंगे जी, प्राइस स्टेबिलिटी 29 तारीख को उनको प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और जब उनके पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है 26 अप्रैल को, वर्ल्ड बैंक कहता है कि साहब फूड ग्रेन क्राइसिस आने वाले हैं, एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, तब भी नहीं चाहते। इनको अचानक क्या हुआ ऐसा कि साहब 1 महीने बाद में डिसीजन ले लेते। आपको अप्रैल में फोरकास्ट नहीं था आपके पास, आप जून का वेट नहीं कर सकते थे। ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक सुबह उठते हो और जी मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग बुलाते हो? क्या है ये? इसका मतलब भार्गव जी, सर, ये सवाल विजनलेस सिस्टम चल रहा है। सवाल तो बनेगा सर, क्योंकि हम 10-15 डायरेक्शन दिन लेस पहले है, भी कहाँ चल रहा था? आरबीआई गवर्नर सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि कोई चेंज। प्रधानमंत्री जी सुबह उठते हैं, शाम को अनाउंस करते हैं नोटबंदी करनी है, सुबह उठते हैं, शाम को लॉकडाउन करना है। क्या सिस्टम को देश को चला रहे हैं ये लोग? मजाक बना रखा है सिस्टम का, इंस्टीट्यूशन का मजाक बना रखा है। इंस्टीट्यूशन में कोऑर्डिनेशन की बातें करते हैं और ये कोऑर्डिनेशन है। 15-20 दिन पहले शशिकांत जी सामने आते हैं और वो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करते हैं, उससे सब खुश थे कि चलिए ठीक है, हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं। लेकिन उन 15-20 दिन के अंदर क्या वाकई में इतने चेंजेस आए हैं कि हमने रेपो रेट में 40 बेसिक पॉइंट का चेंज कर दिया? हेमंत जी, एक चीज बताऊं आपको पता होगा कि जो आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी है वो 2 महीने में एक बार बैठती है। ठीक है सर, पता है जी। और 2 महीने में जो बड़ा चेंज हुआ है वो है यूक्रेन वॉर। और उस वॉर का सुनिए 2022 से चल रहा है। आप यादव जी आप बोले, मैं बोला नहीं? मैंने आपकी हर अनर्गल बात सुनी है, हर झूठी बात सुनी है, आपके झूठे आरोप भी सुने, चुपचाप सुने। झूठ तो आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, आपको अवसर मिलेगा। अप्रैल में यूक्रेन वार आया, यूक्रेन वार तो फरवरी से चल रहा है। आप जो झूठ बोल रहे हैं, बस वक्त की कमी है सर, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये सारी परिपेक्ष हर दूसरे महीने में अब ये लगता है कि बिकॉज इकोनॉमिक चेंजेस इतने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज, ग्लोबल चेंजेस, इसलिए शायद मॉनेटरी कमेटी मीटिंग और आरबीआई गवर्नर ने कल कहा भी है कि हमको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी जी। और वो बढ़ाकर हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्राइस बढ़ रहा है जी, ग्लोबल प्राइस राइज हो रहा है, ग्लोबल कमी आई है आज फूड ग्रेन्स की, दुनिया भर में कमी आई है। ये तो हम सरप्लस है, ये तो हम सरप्लस है जो दुनिया को दे पा रहे हैं। सर फूड ग्रेन्स में भारत तो सप्लायर है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, और यहीं पे महंगी चीजें हैं। इसीलिए महंगी नहीं है, इसीलिए फूड ग्रेन हमारे यहाँ सबसे सस्ता है। और यहाँ पर आज 20 करोड़ परिवारों को फूड ग्रेन हम फ्री सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे पास सरप्लस है, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। गरीब आदमी 100 रुपए किलो में आटा खरीदे, बाजरा की मन से। सुनील भार्गव जी, क्या बीजेपी के एजेंडे में आम आदमी को राहत देना है या फिर वो अलग अलग शील्ड पहनती है? पहले वो शील्ड पहनेगी कड़वी घुट्टी की, फिर वो शील्ड पहनेगी कोरोना की, अब वो शील्ड पहन रही है यूक्रेन की। नहीं, आम आदमी को कोई राहत नहीं। ऐसा है, आप अगर वास्तविकता जो है उसको शील्ड कहते हैं तो मुझे आप पर तरस आता है, क्योंकि जो कोविड को नहीं देखता, जो यूक्रेन को नहीं देखता, जो धरातल को नहीं देखता, वो सॉल्यूशन को भी नहीं देख सकता। सर मैं देखता हूं, ये जो सॉल्यूशन है ये आम लोगों को प्राइस से तरस आता है ये देखते हुए कि आम आदमी को आंकड़े किस तरीके से दिखाए जाते हैं। जब क्रूड ऑयल के दाम, आप भी जानते हैं सर, मैक्सिमम इंडिया जो खरीदता है वो ब्रेंट ऑयल खरीदता है, और ब्रेंट ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब 0 से नीचे थे तब भी हमने पेट्रोल के दाम दिए इसी के लिए कि हमें कोविड से लड़ना है। उसके बाद जब वो $60 प्रति बैरल हुआ तब भी हमें यही कह के पैसा लिया गया कि आपको कोविड से लड़ना है। हेमंत जी, आपको मालूम है सर, एक चीज मालूम है आपको? बताइए ना सर, आपको मालूम है क्या सर, जब चुनाव होते हैं तो दाम स्थिर कैसे रहते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं बहका रहा हूं तो सर बताइए, 5 राज्यों के चुनाव के दौरान 83 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े? आपको ये पता है क्या कि 2013, 12, 14 तक जी जो खरीदे गए तेल
उनका पेमेंट नहीं किया गया और बॉन्ड इशू किए गए। आपको पता है सर, कितने लाख वाजपेयी रुपए सरकार ने दिए गए? मुझे वाजपेयी पता सरकार ने है जारी किए थे सबसे पहले बॉन्ड। उस सरकार ने उस नहीं किए, उधार झूठा इल्जाम नहीं लगाए। उस उधार को भी चुकाना पड़ रहा है। 31 मार्च 2002 को 9,000 करोड़ के बॉन्ड जारी किए थे। मुझे पता है कि 22 लाख संसद के रुपए, अंदर 1 लाख करोड़ नहीं है। 2007 के बाद में कोई आप ही और के बॉन्ड इशू मंत्री नहीं ने किए। आंकड़ा पेश शुरुआत किया था वाजपेयी जब सरकार उनसे ने की पूछा थी। गया था कि कोविड आप के लोग दौर क्रिमिनल रहना में सीखिए। आपने एक्साइज ड्यूटी से कितना कमाया, तो आंकड़ा था 7,20,000 करोड़ बढ़ाते और ये आंकड़ा है 2021 का सर। कंपनियों में और आप उसकी बात करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के प्रधानमंत्री लिए। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है और त्रस्त आने वाले वक्त में रहेगा। राहत कब तक मिलेगी इसकी उम्मीद आप तब तक कीजिए जब तक कि चुनाव नजदीक ना आ जाए। उससे पहले राहत की उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार।